हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस क्लासेस ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र हमने स्टार्ट किया है और आज हमारी क्लास नंबर 3 है। दोस्तों इसके पहले जो क्लास हमने पढ़ी थी, क्लास नंबर 2, उसमें हमने एक प्रयोग देखा था जिसमें हमने कांच की छड़ को एक रेशम के कपड़े से रगड़ा था और हमने उस प्रयोग में पाया था कि रगड़ने के पश्चात कांच की छड़ में धनावेश आ जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा एक और प्रयोग दिया जिसमें हमने एक एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा था और रगड़ने के पश्चात एबोनाइट की छड़ में ऋण आवेश आ जाता है। परंतु दोस्तों हमें ये नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, ये हमें कोई जानकारी नहीं है, क्यों धन आवेश आता है, क्यों ऋण आवेश आता है। अभी हम इतने आगे नहीं बढ़े। अब हमारी एक स्टूडेंट हैं प्रियंका सोनी जी ने पूछा था कि सर अगर ग्लास की स्टिक को फर से, मतलब अभी ग्लास को आपने रेशम से रगड़ा था, उसकी जगह आप फर से रगड़ें और एबोनाइट की स्टिक को रेशम से रगड़ें तो क्या होगा, चार्ज जनरेट किया जा सकता है कि नहीं किया जाता है, आप बता दीजिए इस बारे में प्लीज़। तो प्रियंका, आशा करूंगा कि आज ही क्लास के बाद आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और प्रियंका नहीं, सब कई लोगों को ये डाउट आया होगा और आज की क्लास के बाद आप सभी का ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज, आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ये क्लास समझ लेने के पश्चात दोस्तों आपको लगभग आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आज मिल जाएंगे। पर ये क्लास शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपका केमिस्ट्री का ज्ञान जांचना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री में आपने क्या क्या पढ़ा है क्लास 11th में। जांचने के तैयार, क्या आप तैयार हैं दोस्तों? चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन खोल लीजिए और सही से फटाफट ऑब्जेक्टिव के आंसर दीजिएगा। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और इस प्रकार के प्रत्येक कण पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं। इन कणों को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है अणु, तत्व, यौगिक, मिश्रण। चलिए दोस्तों कमेंट में अपने अपने जवाब लिखिए। ये क्वेश्चन जो हैं आपको थोड़े सिली लग सकते हैं, अरे सर इतने इजी क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, पर इससे मुझे आसानी होगी आपको पढ़ाने में दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब है अणु। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये पता होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। अणु मिलकर बने होते हैं, ऑप्शंस हैं परमाणुओं से, तत्वों से, यौगिकों से या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप में से कौन सही जवाब देता है कमेंट में। चलिए इसका सही जवाब है अणु मिलकर बने होते हैं परमाणुओं से। ये सब कुछ आपको पता है लेकिन मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं कि आज इनकी बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परमाणु के दो मुख्य भाग यहाँ पर पूछे हुए हैं, नाभिक और कक्षा, तत्व, यौगिक, विलेय और विलायक। आपको ये ऑप्शन बड़े सिली लग रहे होंगे, अरे सर कितने सिली ऑप्शन हैं, पर मेरा तो काम है केवल आपको चीज़ें याद दिलाना जो आपको 11वीं कक्षा में पढ़ी थी। चलिए, परमाणु के दो मुख्य भाग होते हैं, नाभिक और कक्षाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक में पाए जाते हैं, कौन कौन नाभिक में पाए जाते हैं? प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों नाभिक आप सभी जानते हैं कि परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है वो नाभिक कहलाता है, सेंटर में जो होता है वो नाभिक कहलाता है परमाणु का केंद्रीय भाग। आपको बताना है कि उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। चलिए समय समाप्त। नाभिक में पाए जाते हैं दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप सभी को ये बातें पता होंगी लेकिन हम इनको बताते जा रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ मार्क किए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में पाए जाते हैं। चलिए भाई दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, कक्षा में पाए जाते हैं प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन या केवल इलेक्ट्रॉन। कक्षा आप सभी जानते हैं कि नाभिक के चारों दीर्घवृत्ताकारी मार्ग की कक्षा कहलाता है और इसमें पाए जाते हैं केवल इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला ऑप्शन कमेंट कीजिए। कमेंट कर रहे हैं मतलब आप क्लास में हैं, नहीं कर रहे हैं मतलब आप क्लास में नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रोटॉन पर आवेश होता है, वैसे तो मैंने आपको ये लास्ट क्लास में ही बता दिया था। ऑप्शन है धनावेश, ऋणावेश, शून्यावेश, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही बेसिक जानकारी है दोस्तों, ये आपको होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये जानकारी। चलिए दोस्तों समय समाप्त हो गया। प्रोटॉन पर होता है धनावेश। अगला क्वेश्चन पूछा है न्यूट्रॉन पर आवेश। ऑप्शन वही हैं धनावेश, ऋणावेश, शून्यावेश या इनमें से कोई नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी लोग कमेंट में आंसर ज़रूर लिख रहे होंगे ताकि हमें समझ में आए कि आप सब क्लास में आ चुके हैं। चलिए न्यूट्रॉन पर होता है शून्य आवेश। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ऑप्शंस वही हैं, जल्दी से दीजिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो सभी को पता होगा, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था सभी को और आपको पहले 11वीं से भी पता है। चलिए समय हो गया है समाप्त। इलेक्ट्रॉन पर होता है दोस्तों ऋण आवेश। अब आ जाते हैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पे जो आपको लगेगा कि हाँ वाकई कोई क्वेश्चन है। किसी भी परमाणु में इन चार में से कोई क्वेश्चन चुनना है। क्या प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों कौन बराबर होते हैं, ये आपको बताना है। चलिए दोस्तों समय हो गया है समाप्त और अब मैं आपको बता दूं
कि किसी भी परमाणु में नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं कक्षा में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ए। कभी कभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर हो जाते हैं, पर ऐसा हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है दोस्तों। अगला सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है कि परमाणु विद्युत रूप से कैसा होता है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है कि नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, मतलब प्लस होते हैं जितने, उतने ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस होते हैं। तो ये प्लस माइनस इस प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, इस कारण प्लस और माइनस का जो सम है वो जीरो आ जाता है। तो परमाणु विद्युत रूप से उस पर कोई आवेश नहीं होता। तो इसका सही जवाब आएगा उदासीन। दोस्तों ये सब बातें आपको पहले से पता होंगी, मैं बस आपको रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ टॉपिक आज का बहुत फ्रेंडली है, बहुत फैमिलियर है। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आशा करता हूँ मेरे एक एक पॉइंट पर आप बहुत ध्यान देंगे, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। आगे बढ़ने के लिए आपको एक चित्र दिखाया जा रहा है। इस चित्र में चम्मच में नमक भरा हुआ है और कुछ नमक यहाँ बिखरा हुआ भी है। अगर आप देखें इसको ध्यान से तो ये जो नमक है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है दोस्तों। इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ है वो भी सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर जो नमक के कण आपको दिखाए जा रहे हैं, क्या ये सबसे छोटे कण हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, अभी इसके और छोटे कण भी किए जा सकते हैं। तो दोस्तों आप कण कितना भी छोटा कर लें, लेकिन वो नमकीन तो हमेशा रहेगा। उसका जो भौतिक गुण है नमकीन होना नमक का, वो तो नहीं जाएगा कहीं। तो वही आप इसके छोटे टुकड़े करते जाएं करते जाएं करते जाएं, और आखिर में जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा वो कहलाता है दोस्तों अणु, या जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। केमिस्ट्री में आपने ये पढ़ा होगा। तो अणु की परिभाषा क्या रहेगी, इसको ध्यान देंगे। प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार के प्रत्येक कण में पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं। इन कणों को हम अणु कहते हैं। नमक, इन कणों को हम अणु कहते हैं। हम यहाँ समझे कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होता है। अब अगर हम बात करें कि अणु काय से मिलकर बने होते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि अणु मिलकर बने होते हैं परमाणुओं। जैसे नमक का जो अणु होता है NaCl, वो सोडियम परमाणु और क्लोरीन परमाणु से मिलकर बना होता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आती जा रही होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। रदरफोर्ड ने एक मॉडल प्रपोज किया कि परमाणु कैसा होता है, परमाणु संरचना किस प्रकार से होती है। रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया था, उनके अकॉर्डिंग परमाणु संरचना कुछ इस तरीके से होती है, चित्र में दिखाई गई है। मतलब परमाणु के दो भाग होते हैं, एक होता है नाभिक। परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है। नाभिक में दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है और न्यूट्रॉन एक जीरो आवेश वाला कण है। अगला, ये जो दीर्घवृत्ताकार मार्ग आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम दोस्तों कक्षाएं कहते हैं। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं और इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है। अब दोस्तों ये सब तो आपको पहले से पता था, तो नया क्या है, नया मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, आपने बचपन में एक छोटा सा जादू जरूर किया होगा। आपने एक कागज लिया होगा और इसके नीचे एक मैग्नेट, एक चुंबक रख दी होगी, और अपने भाइयों बहनों को दिखाने के लिए ऊपर एक पिन रख दी होगी। फिर जैसे ही आप इस मैग्नेट को सरकाते हैं तो उसके साथ साथ वो पिन सरकती है, और आप कहते हैं देखो भाई जादू हो गया। देखिए मैग्नेट का काम ही है लोहे को आकर्षित करके रखना। तो जब मैग्नेट चलेगी तो भी लोहा चलेगा, लेकिन मैग्नेट तो कागज के नीचे है। मैग्नेट जो हमारी है वो कागज के नीचे है। इसके बाद भी उसका जो प्रभाव है वो कागज के ऊपर भी है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ होता है दोस्तों। माना कि जो प्रोटॉन है, जो धन आवेश है, वो नाभिक में है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे परमाणु में होता है। माना जो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश है वो आपका कक्षा में है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे परमाणु में होता है। तो रदरफोर्ड मॉडल के अलग एक और मॉडल है जो इन चीजों को ना देखकर केवल प्रभाव को देखता है। वो मॉडल जो हम आपको बताने वाले हैं, उस मॉडल का नाम है आवेश के द्रव्यमान केंद्र की अवधारणा। निश्चित ही दोस्तों आपने द्रव्यमान केंद्र पहले जरूर सुना हो कक्षा 11वीं में। आपको याद होगा कि भाई जैसे एक कार है, अब कार का द्रव्यमान तो पूरे कार में वितरित है, फिर भी हम उसे एक बिंदु पर केंद्रित मान लेते हैं, जिसको हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। यहाँ पे गौर कीजिए, द्रव्यमान केंद्र के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कार गिर जाएगी कि नहीं गिरेगी। ये आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा, लेकिन हमें यहाँ पे बात नहीं करनी। इसी चुराई गई अवधारणा है कि आवेश जो है उसका प्रभाव पूरे परमाणु में है, पर हम उसको एक बिंदु पर केंद्रित मान लेंगे। जैसे कार का द्रव्यमान सब जगह वितरित है, पर उसको एक बिंदु पर केंद्रित मानते हैं, वैसे आवेश पूरे परमाणु में उसका प्रभाव है, लेकिन उसको एक बिंदु पर केंद्रित मानेंगे। उसी बिंदु को दोस्तों हम आवेश का द्रव्यमान केंद्र बोलेंगे। तो अब यहां पर दोस्तों इसी रदरफोर्ड के मॉडल की जगह एक और तरीका है कि हम यहां पर जो प्रोटॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है,
तो प्रोटॉन में जो धनावेश है उसका प्रभाव सारे परमाणु में है। तो मान लीजिए ये एक बिंदु है जिस पर ऋण आवेश का प्रभाव, एक इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश का प्रभाव केंद्रित है, तो इसको हम बोलेंगे दोस्तों ऋण आवेश का द्रव्यमान केंद्र। ये दोस्तों एक दूसरा बिंदु है और इस बिंदु पर दोस्तों किसी एक प्रोटॉन के धनावेश का प्रभाव केंद्रित है, तो इसे हम बोलेंगे धनावेश का द्रव्यमान केंद्र। तो जितने प्रोटॉन हैं उन सबके अलग अलग द्रव्यमान केंद्र होंगे, उनके प्रभाव के केंद्र होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी के प्रभाव के केंद्र होंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चीज को समझते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि जितने भाई प्रोटॉन हैं उतनी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हैं और एक दूसरे प्रभाव को निरस्त कर देते, पर इसी थ्योरी को अपन एक नए वे से पढ़ रहे हैं, प्रभाव की थ्योरी से। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रोटॉन हैं यहाँ पर नाभिक में, इसलिए मैंने 11 धनावेश के द्रव्यमान केंद्र बनाए। ध्यान दीजिए, धनावेश के द्रव्यमान केंद्र बनाए हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि कक्षा में भी 11 इलेक्ट्रॉन हैं, सो 11 ही क्या होंगे, ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र। और ये जो ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र होते हैं जस्ट ऊपर होते हैं धनावेश के द्रव्यमान केंद्र के, उसके जस्ट ऊपर होते हैं, मतलब कहना चाहिए संपाती होते, एक के ऊपर एक होते हैं। इसी कारण धनावेश का प्रभाव ऋणावेश के प्रभाव द्वारा निरस्त कर दिया जाता है और परमाणु जो होता है वो विद्युत रूप से उदासीन होता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये थोड़ी बहुत अच्छी समझ में आई होगी। अब दोस्तों यदि हम किसी प्रकार से कहीं से भी कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, हाँ यहाँ पे इस कथन को पढ़ लेंगे, कक्षाओं में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक में उतने ही प्रोटॉन होते हैं, अतः परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। इस कथन में कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बात यहाँ पे ये कर रहा था कि अगर हम कैसे भी करके ये जो इलेक्ट्रॉन को दिख रहा है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन परमाणु से निकाल पाए, बाहर निकाल पाए, ये हमने बाहर निकाल दिया, तो एक ऋणावेश का प्रभाव खत्म हो जाएगा। ऋणावेश का प्रभाव खत्म हो जाएगा और धनावेश का प्रभाव आ जाएगा, जिस कारण वस्तु धनावेशित हो जाएगी। दोस्तों ये जो कथन मैंने कहा है ध्यान दीजिए, कभी किसी पे धनावेश नहीं आता है। धनावेश तो पदार्थ में पहले ही से होता, बस प्रभाव में नहीं रहता, बिकॉज उसका प्रभाव ऋण ने क्या कर दिया था, निरस्त। लेकिन जैसे ही वो ऋण बाहर जाता है तो ऋण आवेश का प्रभाव एक कम हो जाता है, धनावेश अपने प्रभाव में आ जाता है, वस्तु हम कहते हैं कि धनावेशित हो गई है। इस कथन पे ध्यान दीजिए, कभी वस्तु पे धनावेश नहीं आता, धनावेश हमेशा से है उसका प्रभाव, लेकिन उसका प्रभाव ऋणावेश निरस्त किया था, इलेक्ट्रॉन निकलते ही वो प्रभाव आ गया और वस्तु धनावेशित हो गई। आशा करता हूं को मेरी बात समझ में आई होगी। अब प्रश्न उठता है कि हम ये इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कैसे सर, कैसे अपने आप निकल जाता है? चलिए इस प्रश्न का उत्तर भी हम देंगे, पर इसके पहले मैं आपको एक छोटी चीज बताना चाहता हूं। दोस्तों यहां पर जो नाभिक है, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं दीर्घवृत्ताकार मार्ग में। आप सभी जानते हैं कि वृत्तीय गति करने के लिए हमें चाहिए होता है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल कहां से मिल गया आपको बताना चाहता हूं। देखिए प्रोटॉन पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, तो धन और ऋण में आकर्षण होता है, इसी कारण ये दोनों आपस में बंधे होते हैं और ये जो आकर्षण बल है यही इनको अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। अब दोस्तों यहां पर ये अभिकेंद्र बल जो है इन इलेक्ट्रॉनों को घुमा रहा है, तो जहां पे जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास है उस पर आकर्षण बल प्रबल होता है, ये पास में है इसलिए ये ज्यादा बना रहता है और आकर्षण बल प्रबल रहता है। इन इलेक्ट्रॉनों को दोस्तों हम कहते हैं बंदी इलेक्ट्रॉन। याद रखिए, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक की निकट कक्षाओं में होते हैं उन पर नाभिक का जो आकर्षण बल है, खींचने वाला बल है, वो ज्यादा होता है, इन्हें हम बंदी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे ये आकर्षण बल कम होता जाएगा। जैसे ग्रेविटेशन लॉ में बोलते हैं कि आकर्षण बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अगर आपने ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा है। वैसे यहाँ पे कूलॉम्स लॉ इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल कम होगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है नाभिक का आकर्षण बल कम होता जाता है, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो आप ये बात समझ गए होंगे। तो सबसे ज्यादा दृढ़ता से बंधे हैं ये वाले थोड़े कम दृढ़ता से बंधे, वो सबसे कम दृढ़ता से बंधा हुआ है ये। इसका जो बंध है या जो बंधना है, जो आकर्षण बल है वो उतना प्रबल नहीं है, तो हम इस बाह्य कक्षा इलेक्ट्रॉन को शायद निकाल सकते हो, शायद ये निकल जाता होगा, लेकिन ये कैसे निकल जाता होगा ये देखना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे एक एनिमेशन दिखाया हुआ है। यहाँ पर एक पंखा है, जो पंखा चल रहा है और इसके ऊपर रखी रुई जो है, रुई का जो टुकड़ा है वो उड़ रहा है। जब हम इस पंखे की गति बढ़ाएंगे दोस्तों तो हम देखेंगे कि रुई का जो टुकड़ा है वो ऊपर जाता है और स्पीड बढ़ाने पर रुई का टुकड़ा और ऊपर जाता है। तो हम ये सीखे कि जितनी इस पंखे की गतिज ऊर्जा होगी रुई का टुकड़ा उतना ही ऊपर जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात है, ये तो हमें भी पता है गतिज ऊर्जा जाना होने पर टुकड़ा ऊपर जाएगा। सर दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी बात है जो आपको समझनी है कि ऐसे ही कुछ यहाँ पे होता है। जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कक्षा जो है ये क्या है, कक्षा का मतलब होता है ऊर्जा के स्तर। ये आपने केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा कि कक्षा का मतलब क्या होता है।
कक्षा का मतलब होता है ऊर्जा का स्तर। तो ऊर्जा का स्तर होता है सभी कक्षाओं का। एक एग्जाम्पल के लिए हम मान लेंगे भाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिनमें ऊर्जा है, जिन इलेक्ट्रॉनों में, वो पहली कक्षा में रहेंगे। जिनमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो दूसरी कक्षा में रहेंगे। और जिनमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको केवल कि ये सही मान नहीं है, जिनमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं वो तीसरी कक्षा में रहेंगे दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप दूसरी कक्षा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दो तो वो तीसरी कक्षा में पहुंच जाएगा। वैसे आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले को 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दो तो वो तीसरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में पहुंच जाएगा। तो ये बहुत नॉर्मल चीज है। अब सोचने की बात है कि अगर हम सबसे बाहरी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो पहले से ही यहाँ पे ऊर्जा स्तर पर है, अगर हम इसको ऊर्जा दें तो क्या होगा? निश्चित ही ऊपर तो कोई कक्षा है नहीं, तो दोस्तों जब हम इसको ऊर्जा देंगे किसी भी सोर्स से, चाहे वो सूर्य है या गर्मी, किसी भी कारण से ऊर्जा से अगर हम इसको ऊर्जा देंगे तो ये जो है ये उछल कर आ जाता है सतह पे। और सतह पे क्या करता है वो आपको इस वाले एनिमेशन में दिखाई दे रहा है। सतह पे जितने भी इलेक्ट्रॉन आते हैं वो अनियमित गति करते हैं, बिकॉज अब उनको नाभिक का आकर्षण बल, अभी केंद्र बल तो मिल नहीं रहा है, जिस कारण प्रति गति करें तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं ऋण में, और यहाँ वहां भगते रहते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं। दोस्तों इन इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। याद रखिए, कई लोग गलतफहमी होती है कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन। गलत दोस्तों, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो कक्षा से मुक्त होकर सतह पर आ गए वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन, और मुक्त इलेक्ट्रॉन ही पदार्थों के आवेशित होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब कैसे होते हैं मैं आपको ये समझाऊंगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं पदार्थों का आवेशित होने जिम्मेदार। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि भले ये सतह पर आ गए पर अभी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन है, नाभिक में प्रोटॉन है, तो इसके प्रभाव, एक दूसरे प्रभाव को ये निरस्त तो कर रहे ही हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आपको समझाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन अनियमित गति कर रहे हैं हमें इनको और ऊर्जा देनी है, ताकि जिस प्रकार से ये कक्षा से बाहर होकर सतह पर आए थे, दोस्तों ध्यान दीजिए, कक्षा से बाहर होकर ये कहां आए थे? सतह पर आए थे, वैसे ही ये सतह से भी बाहर हो जाएं। तो अब हम इन्हें अगर ऊर्जा देना चाहते हैं, मान लीजिए हम इसको गर्म करते हैं इस पदार्थ को, तो गर्म करने से इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि इनकी गति जो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये सतह को छोड़कर बाहर निकलने लगेंगे। इस क्रिया को दोस्तों हम इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कहते हैं। तो बस हमें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा देनी है और इलेक्ट्रॉन सतह छोड़कर बाहर आने लगेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि जब इलेक्ट्रॉन का प्रभाव कम होगा तो वस्तु पर धनावेश आ जाएगा। समझते हैं दोस्तों यहाँ पर एक जरूरी बात, वैसे आपकी बुक्स में नहीं दी है, कार्यफलन। किसी भी पदार्थ, हर पदार्थ की संरचना अलग अलग होती है, हर पदार्थ संरचना अलग अलग होती है, अतः हर पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अलग अलग हो चाहिए। किसी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलने लगते हैं, किसी के 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सब उदाहरण है मैं आपको दे रहा हूं। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है उसे हम कहते हैं कार्यफलन। जैसे मान लीजिए किसी पदार्थ से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो कार्यफलन कहलाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो चित्र है इसमें हमने ऊष्मा के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा दी है। क्या हम ऊर्जा किसी और तरीके से रखते हैं? बिल्कुल दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनों को जो ऊर्जा है वो घर्षण से भी दी जा सकती है। कैसे दोस्तों? आपको ये पता हो, जहां अपने हाथ रगड़ते हैं तो हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, तो घर्षण से हम गर्मी उत्पन्न कर सकते हैं, ऊष्मा ऊर्जा ला सकते हैं आपके सामने। तो यहां पर हमने क्या किया था, अगर आपको याद हो, हमने रेशम के कपड़े को कांच से रगड़ा था। तो इसमें भी तो दोस्तों घर्षण ही हो रहा है, घर्षण हो रहा है। इसका मतलब दोनों चीजें गर्म होंगी और दोनों चीजों के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलेगी। अब आपको समझाने के लिए मान लेते हैं कि कांच का जो कार्यफलन है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कांच के इलेक्ट्रॉन को 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मिलेगी, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। और मान लिया कि रेशम का कार्यफलन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब जब रेशम को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मिलेगी तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। अब हो क्या रहा है कि इन दोनों रगड़ने से दोनों को भाई गर्मी बढ़ रही है और इनके इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिल रही है। अब जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी, रगड़ते जाओगे तो ऊर्जा बढ़ेगी, हाथ रगड़ते जाएंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4, और जैसे ऊर्जा पहुंचेगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। रेशम से इससे नहीं निकल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अभी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पहुंच रहे हैं, उसके पहले इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर बाहर निकल जाता है। तो लगातार ये क्रिया चलती रहती है। इस कारण कांच की छड़ जो है उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उस पर आ जाता है धन आवेश, और रेशम के कपड़े पर आ जाता है ऋण आवेश, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो इस बात को ध्यान दीजिए, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ का कार्यफलन कम है, उसको कम ऊर्जा चाहिए, और थोड़ी देर में उसको ऊर्जा मिल गई तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में चले जाते हैं, जिससे कांच की छड़ हो जाती है धनावेश। इलेक्ट्रॉन निकल गए, कम हो गए तो प्लस आ गया, मतलब, और रेशम में कपड़ा हो जाता है ऋणावेश, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की हो गई अधिकता।
अब आ जाते हैं दोस्तों हम अगला उदाहरण जो हमने आपको दिया था, जब एबोनाइट की जड़ को फर्श से रगड़ते। पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्रिया में होता क्या है। होता ये है कि अभी हमने देखा था कि कांच की छड़ का कार्यफलन हमने कम लिया था 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको बताते हैं कि भाई फर का जो कार्यफलन है मान लीजिए वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और एबोनाइट का जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस बार होगा क्या कि कार्यफलन फर का कम है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो फर से निकल जाएंगे। देखिए कार्यफलन कम या ज्यादा होना तो आंतरिक संरचना पर डिपेंड करता है, तो किसी का भी ज्यादा हो सकता है किसी का भी कम। तो हम तो बस यही समझे कि जिसका कम है उसको जल्दी ऊर्जा घर्षण से मिल जाती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते, इस कारण वो हो जाता है धन आवेशित, और जिसका ज्यादा है वो हो जाता है उस पर इलेक्ट्रॉन आ जाते तो वो हो जाता है ऋण आवेशित। तो हम समझे यहाँ पर कि जब एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाता है तो फर का कार्यफलन कम होता है, इस कारण फर से इलेक्ट्रॉन निकलकर एबोनाइट की छड़ में चले जाते हैं, जिस कारण फर हो जाता है धनावेशित और एबोनाइट की छड़ हो जाती है दोस्तों ऋण आवेशित। सब कुछ डिपेंड करता है दोस्तों कि किसका कार्यफलन कम है किसका कार्यफलन ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं और अब उस सवाल का जवाब देंगे जो प्रियंका ने पूछा था कि सर अगर ग्लास की स्टिक को फर से रगड़ा जाए तो क्या होगा। तो ये आवेशित तो होंगे क्योंकि किसी ना किसी से इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे में प्रियंका जाएंगे, बात तो ये पक्की है कि आवेशित, लेकिन कौन होगा धनावेशित और कौन होगा ऋण आवेशित ये पता करना भी हमारा बाकी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें हमारी मदद करेगी ट्रिबोइलेक्ट्रिक सीरीज। दोस्तों लोग बहुत ही कम केवल 2 ही एग्जाम्पल जानते हैं, लेकिन प्रियंका का क्वेश्चन था मैं उसको क्लियर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपके सब क्वेश्चन बने इस क्लास के बाद, आपके जितने भी दोस्त हैं जो पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं उनसे आप ये जरूर पूछिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूं। दोस्तों ध्यान दीजिए ट्रिबोइलेक्ट्रिक सीरीज आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, गारंटेड है। यहां पर एक सीरीज दी गई है जिसमें कुछ तत्व लिखे हुए हैं, ऊपर वाले जो तत्व हैं इनके कार्यफलन कम है मतलब ये होंगे पॉजिटिव धनावेशित, जबकि नीचे वाले तत्व जो हैं इनके कार्यफलन ज्यादा है मतलब ये होंगे ऋण आवेशित। तो अब हम कहां बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कांच की छड़ की। ये दिख रहा है आपको ग्लास कांच की छड़ और उसको रगड़ रहे हैं फर्श से। प्रियंका ये आपके क्वेश्चन है, ये दुनिया के हर क्वेश्चन का जवाब है, उसको हम रगड़ रहे हैं फर्श से। यहां पे हम गौर करेंगे कि फर कहां पर है, ये है कैट फर। तो अब दोस्तों हमारे हर सवाल का जवाब हमें मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हमने देखा कि कांच का कार्यफलन कम है मतलब इसको कम ऊर्जा चाहिए, और इसका जो फर है इसका कार्यफलन ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे, जो ऊपर है जिसका कार्यफलन कम है। तो जब हम इनको रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कांच की छड़ से। कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल गए प्रियंका, इसलिए कांच की छड़ पर आ जाएगा धन आवेश और फर पर आ जाएगा ऋण आवेश। इस सीरीज की सहायता से आप कोई भी कार्य कोई बता सकते किन को रगड़ने पर कौन धनावेशित होगा और कौन ऋण आवेशित होगा। तो दोस्तों हम सीखे कि जब 2 वस्तुओं को आपस में हम रगड़ते हैं तो कौन सी वस्तु धनावेशित होगी या कौन सी वस्तु ऋणावेशित होगी, इसका पता हम ट्रिबोइलेक्ट्रिक सीरीज से लगा सकते हैं। हम सीखे कि कम कार्यफलन वाली वस्तु धनावेशित होगी जैसे कि यहाँ पे कांच, और अधिक कार्यफलन वाली वस्तु ऋणावेशित होगी। तो किस वस्तु को किस वस्तु से रगड़ा जाए इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सी वस्तु धनावेशित होगी और कौन सी वस्तु ऋणावेशित। आप और भी नए नए सवाल बनाकर अपने दोस्तों से पूछिए, बिकॉज कांच, रेशम, एबोनाइट और फर बस यही लोगों को पता होते, बाकी नहीं पता होते। तो जब तक अपने दोस्तों से आप प्रश्न नहीं करेंगे वाकई आपके पढ़ने कोई फायदा नहीं। आप खुद के नए प्रश्न बनाइए, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप करिए, उनसे सही जवाब पूछिए। अब आपके लिए कुछ फनी और कुछ बढ़िया घरेलू एग्जाम्पल मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों जैसे जब हमारा बाहर से हम आते हैं तो हमारे घर में जो गलीचा डला होता है उस पर हम जूता रगड़ते हैं और जूते को साफ करते हैं। यहाँ भी घर्षणी क्रिया हो रही है, हम पता करना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। देखिए ये जो गलीचा है हमारा वो फर का बना हुआ है, ये है कैट फर, और हमारा जो जूता है वो बना हुआ है रबर का, हार्ड रबर का। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हार्ड रबर है, जो हमारी हार्ड रबर है उसका कार्यफलन ज़्यादा है और कैट फर का कार्यफलन कम है। तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे फर से निकलकर इलेक्ट्रॉन आएंगे जूते में, इस कारण जूता हो जाएगा ऋणावेशित और जो रबर हार्ड रबर का जूता है वो ऋणावेशित हो जाएगा और जो फर है वो हो जाएगा धनावेशित। आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर हमने सिल्क को रगड़ रहे हैं लकड़ी से, सिल्क को रगड़ रहे हैं लकड़ी से। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो सिल्क है हमारा, सिल्क और लकड़ी, वुड कहाँ पर है, ये रही वुड। तो हम देख रहे हैं कि वुड का कार्यफलन ज़्यादा है और सिल्क का कम है। कम कार्यफलन सिल्क का है, इसलिए सिल्क से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएंगे लकड़ी में
और जब लकड़ी में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो लकड़ी हो जाएगी ऋण आवेशित और सिल्क का कपड़ा हो जाएगा धन आवेशित। अब आ जाते हैं दोस्तों हम अगले उदाहरण पर, जो बहुत ही कॉमन है और बहुत ही मज़ेदार उदाहरण है कि जब हम बालों पर कंघी करते हैं तो क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए ये रहे ह्यूमन हेयर, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम कंघी। कंघी बनी होती है दोस्तों प्लास्टिक की। ढूंढते हैं कहाँ है प्लास्टिक हमारा, कहीं तो मिल जाएगा सर। देखिए सर जो है कहीं मिल रहा होगा। ये जितने मान लीजिए कंघी आपकी टफ प्लास्टिक की बनी है, ठीक है, तो पीवीसी मान लेते हैं अभी हाल, बाकी सारे प्लास्टिक बहुत नीचे ही होते हैं, पर किसी की भी मान लेते हैं, मतलब बहुत टफ प्लास्टिक बनी पीवीसी की मान लेते हैं। तो आप देखिए ह्यूमन एयर कहाँ इतना ऊपर है, कितने ऊपर है ह्यूमन एयर, तो इसका कार्यफलन कम है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे हेयर से। तो हेयर से निकल के कहाँ जाएंगे सर? अरे सर कंघी में जाएंगे। तो जो हमारी कंघी है, कंघी जो हमारे पास है, हेयर से निकलकर इलेक्ट्रॉन हमारी कंघी में आ जाएंगे, तो हेयर हमारे हो जाएंगे धनावेशित और कंघी हमारी हो जाएगी ऋणावेशित, ठीक है। लेकिन हेयर से पर ऊपर हमारे बाल हैं, अगर हम बालों में हाथ फेरते हैं तो ऐसे में हाथ जो है उनका कार्यफलन कम है, तो हाथ से इलेक्ट्रॉन निकलकर बालों में आ जाएंगे दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों इन सब उदाहरण से आपको मजा आया होगा। वैसे तो इतने सारे उदाहरण आपकी बुक में नहीं दिए गए, पर मैंने अगर आपको एक बार टेबल बता दी तो आप खुद के क्वेश्चन बनाइए। आप सभी से अनुरोध है क्वेश्चंस बनाइए, अपने मित्रों से शेयर कीजिए और देखिए कि याद करने में भाई 2 एग्जाम्पल याद कर लिए और कंसेप्ट सीखने में कितना अंतर है। आप ये कंसेप्ट अगर सीख गए तो आप किसी भी चीज़ का आंसर बता सकते हैं। आशा करते हैं प्रियंका और बाकी सभी स्टूडेंट को अपना जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देते हैं, इनका आपको आंसर देना है। जैसे कि पहला है कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में क्या आता है। तो ये रही हमारी कांच की छड़ और यहाँ पे सिल्क रेशम ये रहा, तो कांच की छड़ ऊपर है इसलिए कांच की छड़ होगी धन आवेशित। अगला है कांच की छड़ रेशम कपड़े, रेशम के कपड़े में कौन सा आवेश आएगा? रेशम कपड़ा नीचे है इसलिए उसमें आएगा ऋण आवेश। आगे आ जाते एबोनाइट की छड़ को, अभी हमने एग्जांपल देखा, एबोनाइट की छड़ को हमें रगड़ना है ऊन के कपड़े से, तो ऊन का जो कपड़ा है हमारा वो आता है हो जाता है धनावेश। अभी ना को एनिमेशन दिखाया था कि एबोनाइट की छड़ जो है वो होती है ऋणावेशित, तो एबोनाइट छड़ में आएगा ऋणावेश और ऊन के कपड़े में आएगा धनावेश। अब दोस्तों आगे बढ़ जाते, जरूरी चीजों को बताई। कम कार्यफलन है, मतलब ऊर्जा कम चाहिए तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, जिस कारण वस्तु हो जाएगी धनावेश। अगर इनके सही जवाब कमेंट कर रहे हैं माने आपको समझ आया है, और नहीं कर रहे हैं माने आपको कहीं ना कहीं डाउट है। प्लीज डाउट पूछे अपने कमेंट्स में। फिर अधिक कार्यफलन वाली वस्तु क्या होती है? अधिक कार्यफलन वाली वस्तु होती है ऋण आवेशित। ध्यान दीजिए, कम कार्यफलन वाली धनावेशित और अधिक कार्यफलन वाली ऋण आवेशित। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब ध्यान देते हैं बहुत जरूरी चीज। देखिए यहां पर इस एग्जाम्पल में कांच की छड़ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए और रेशम पर 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो रेशम पर 3 इलेक्ट्रॉन आ गए इसलिए रेशम पर आ गया 3 माइनस, और इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए मतलब इस पर आ गया +3। तो यहां हम समझे कि कांच की छड़ पर जितना धनावेश आता है रेशम के कपड़े पर उतना ही ऋणावेश। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। अब अगला देखिए आप, इस एग्जाम्पल में एबोनाइट की छड़ पर 3 इलेक्ट्रॉन आ गए मतलब 3 ऋण आवेश आ गए, जबकि फर से 3 इलेक्ट्रॉन बन गए मतलब 3 धनावेश फर पर आ गए। तो हम समझे कि फर पर जितना धनावेश आया उतना ही ऋण आवेश कहां हुआ? एबोनाइट की छड़ पर। तो कुल मिला के बात यह है कि घर्षण क्रिया में एक वस्तु पर जितना धनावेश आता है उतना ही ऋण आवेश दूसरी वस्तु पर आता है। तो इसका मतलब है कि घर्षण द्वारा किसी एक वस्तु को आवेश करना संभव नहीं है, या दोनों वस्तुओं पे आवेश आएगा या किसी वस्तु पे आवेश नहीं आएगा। और अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, अगर इस पर धन आया है और इस पर ऋण आया है तो प्लस और माइनस में क्या होता है? आकर्षण। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये रहा कि जिन दो वस्तुओं को आप रगड़ेंगे वो एक दूसरे पर कौन सा बल लगाएंगी? आकर्षण, क्योंकि एक पर प्लस आएगा और एक पर माइनस आएगा। इस पॉइंट को बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। सही जवाब चाहिए। जिन दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है वे एक दूसरे पर कौन सा बल लगाती हैं? बताइए दोस्तों जल्दी से जल्दी मुझे। चलिए शायद आपने कमेंट कर दिया होगा, सही जवाब है आकर्षण। क्यों लगाती हैं? क्योंकि आप रगड़ेंगे तो एक चीज को आपने एक चीज से रगड़ा, अगर एक पे प्लस आया दूसरी पक्का माइनस आएगा, और प्लस और माइनस में होता है आकर्षण। ये सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है दोस्तों आज का। आगे चलते हैं, और इस ऑब्जेक्टिव का जवाब तो अभी आप दें ना दें अच्छी बात है, मैं आपसे बोल जाता हूं, अगर घर्षण के फलस्वरूप कोई वस्तु धनावेशित हुई तो उसके द्रव्यमान में क्या कोई कमी आएगी?
क्या वो बढ़ जाएगा या द्रव्यमान वही रहेगा रगड़ के जब हम धनावेशित किया, या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब तो आप दे ही देंगे, पर अब मैं आपको एक जरूर चीज समझाता हूं। देखिए दोस्तों, आपने वैसे केमिस्ट्री में चीज पढ़ रखी होगी। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि जब कोई वस्तु आवेशित तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन आता है या नहीं आता, इसको समझना होगा। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन एक पदार्थिक कण है, मतलब उसमें द्रव्यमान होता है, भले बहुत कम होता है लेकिन द्रव्यमान होता है। आपने पढ़ा होगा 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम का द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का। तो जब कोई वस्तु धनावेशित है, मतलब हमने उससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, थोड़ा सा वेट निकाल दिया, तो उसका वेट कम हो जाएगा। ऐसी अगर किसी वस्तु ऋणावेशित किया, मतलब हम उस पर इलेक्ट्रॉन ले आए, उसका भार हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ध्यान से समझिए, ऋणावेशित किया मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब भार बढ़ा दिया, द्रव्यमान बढ़ा दिया। जबकि धनावेश के कारण तो इलेक्ट्रॉन निकल गए बाहर, तो भार क्या हो गया, कम। कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है कि धनावेश को मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, बाहर निकल गए, तो क्या हुआ, द्रव्यमान कम हो गया। और ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिए, भार बढ़ा दिया। ध्यान दीजिए कि जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जिस कारण द्रव्यमान कम हो जाता है। धनावेशित करने पर द्रव्यमान कम हो जाता है, उल्टा मत कर लेना दोस्तों। जब किसी वस्तु ऋणावेशित कर लिया तो इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, द्रव्यमान कुछ बढ़ जाता है। जिनको दोस्तों ये बात पता नहीं होती है, वो जो ऑब्जेक्टिव है हमारा ये वाला, इस ऑब्जेक्टिव में धनावेश को बढ़ लगा देते हैं, या वही रहता लगा कि धनावेश है मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब द्रव्यमान कम हो जाता है, और ऋणावेश हुआ मतलब द्रव्यमान बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ गए ना दोस्तों। अब दोस्तों एक स्पेशल पॉइंट हम यहां पर पढ़ लेते हैं, जरूरी है ये पॉइंट पढ़ना हमारे लिए। देखिए, यहां पर लिखा है कि आवेश द्रव्यमान संबद्ध रहता है, अर्थात यदि किसी कण का द्रव्यमान शून्य है तो हम उसे आवेशित नहीं कर सकते। द्रव्यमान शून्य है मतलब उससे हम क्या निकालेंगे, कुछ निकाल नहीं सकते, तो उसे हम आवेशित नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान शून्य है और उस पर कोई आवेश भी नहीं होता। फोटोन आप सभी जानते हैं, प्रकाश जिन कणों से मिलकर बना होता है उन्हें फोटोन। ज्यादा बात नहीं, छोटी सी बात पर ध्यान रखिएगा कि आवेश द्रव्यमान से संबद्ध रहता है, जिसमें द्रव्यमान है उसे ही हम आवेशित कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, दो ऑब्जेक्टिव हमारे हो गए थे। अब अभी रुकना नहीं, अभी जाना नहीं है दोस्तों कि भाई लास्ट आया तो भग गया, अभी और ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। पर इस बार हम ऑब्जेक्टिव बताने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी जो कंटेंट है वो और लोगों के पास पहुंचे, हमारी क्लासेस के स्टूडेंट बढ़ें और ऐसे आपको नई नई क्लासें बता पाएँ। जिन बच्चों ने ये वीडियो पहली बार देखा, अगर वो चाहते हैं आज की क्लास के नोट्स पाना, तो नोट्स पाने का तरीका हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होता है कि आप नोट्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कृपया कर इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें ताकि आप नोट्स प्राप्त कर पाएँ। आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल जीनियस क्लास सागर को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही इस बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि आप लाइव क्लास अटेंड कर पाएं। लाइव क्लास में जो हम क्विज पूछते हैं, वो सबसे पहले जो जवाब देता है उसको हम विनर मानते हैं, और विनर का नाम अगली बार से हम विनर का नाम फोटो के सहित अपनी वीडियो में लेकर आएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप लाइव क्लास अटेंड करें, सभी लोग लाइव क्लास ही अटेंड करें। अब दोस्तों, आपकी जाने के लिए, आपके होमवर्क के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव मैं देकर जा रहा हूं। इन ऑब्जेक्टिव को आपको लाइव क्लास में कमेंट नहीं करना है, आपको कमेंट करना है मेन वीडियो में। ठीक है दोस्तों, ये रहे आपके ऑब्जेक्टिव जो आपको, जिनके आंसर आपको कमेंट करने हैं। आशा करता हूं आप सभी को आज क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जाते जाते मैं आपसे कोई बताना चाहता हूं कि ये क्लास इतनी लेट क्यों हो गई, इतना टाइम मुझे इस क्लास में क्यों लग गया। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि फिजिक्स में बहुत सारे एनिमेशन बनाने पड़ते हैं जिनमें काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं आप सभी से चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा सब्र रखें और मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं आपको बहुत ही अच्छे से ये क्लासें पढ़ाऊंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।